आईपीएल में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड टूट रहे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद हाईएस्ट अब तक का स्कोर आईपीएल का, अपना ही पिछला रिकॉर्ड 277 का था, अब 287, कमाल है। और उधर दूसरी तरफ आरसीबी, क्या करें, नसीबी साथ नहीं दे रहा है, लेकिन कल हारी भी तो 250 प्लस बनाकर। तो इस बार आईपीएल के कई सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं, मैचेस भी अच्छे हो रहे हैं, तो मज़ा भी आ रहा है। और कमाल ये है कि सीएसके और धोनी भी अच्छा खेल रहे हैं, उधर रोहित भी अच्छा खेल रहा है, और मुंबई भी हार रही है। तो ये तो आईपीएल की बातें। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। कहानी पूरी सुनाऊं उससे पहले आपकी शुरुआत अपन लोगों से, यानी हम लोगों के अपने मीडिया वालों से। कल एक हर जगह खबर चली, और वो खबर ये थी कि जब 14 अप्रैल की सुबह 5 बजे 2 शूटरों ने एक बाइक पर सलमान खान के घर गैलेक्सी पर 5 राउंड गोलियां चलीं, जिसमें से 3 ज़मीन पर, एक दीवार पर और एक बालकनी की दीवार पर लगी। तो उन दोनों शूटर में से एक की पहचान विशाल के तौर पर हुई। विशाल उर्फ कालू, गुरुग्राम का रहने वाला। कल मैंने आपको कहानी में भी सुनाई, और उसकी बहन ने, मीडिया के लोग पहुंच गए, उससे बाइट भी की, उसमें हमारा चैनल भी है, सारी बातचीत करके सब दिखा दी, मैंने कहानी में भी जिक्र कर दिया। अब ये खबर आई थी दिल्ली पुलिस के सोर्सेज से, और उधर मुंबई पुलिस ने भी अपने सोर्सेज से मीडिया को ये बता दिया कि भाई 2 में से एक ये विशाल है, गुरुग्राम का रहने वाला है, रोहित गुदारा गैंग का है, रोहित गुदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है, कनेक्शन जुड़ गया। आज मुंबई पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उनके ज्वाइंट कमिश्नर, और उसके बाद वो बताते हैं, पूरा राज खोलते हैं कि सलमान खान के घर पर यह हमला कैसे हुआ और इसकी प्लानिंग कैसे हुई, साजिश कैसे रची गई। पूरी 1.5 महीने की उन्होंने कहानी सुना दी, जो मैं अब आपको आगे सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक सवाल, और एक शायद वहाँ पे एक ऐसा रिपोर्टर जर्नलिस्ट बैठा हुआ था जिसे कल वाली बात याद थी, और उसने ये सुलगता सवाल पूछ दिया। और ये सवाल तब पूछा गया जब मुंबई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने इस पूरी साजिश को बेनकाब कर दिया, 2 शूटर को पकड़ लिया और दोनों के नाम बताए। नाम चौंकाने वाले थे। एक नाम था इसमें विकी गुप्ता, उम्र 24 साल, और दूसरे का नाम था सागर कुमार पाल, उम्र 23 साल। अब सारे लोग हैरान कि भैया एक विकी, एक सागर, तो वो विशाल कहाँ गया, जो कल पूरे दिन सारे टीवी न्यूज़ चैनल पर छाया हुआ था, अखबारों में भी नाम चल रहे हैं। गुरुग्राम में उसकी बहन भी मीडिया से बात कर रही है और कह रही मेरा भाई बेकसूर है। अब यहाँ मुंबई पुलिस पकड़ कर लाती है और कहती यही दोनों हैं, यही सब कुछ किया, तो विशाल कहाँ गया? इस पे एक रिपोर्टर ने सवाल पूछ दिया। तो मुंबई पुलिस का जवाब था, देखिए अब इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ अपने गुनाह के बारे में बताऊँगा, मतलब गुनाह जो दर्ज किया है, और मेरी नज़र में यही 2 हैं। विशाल का नाम कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया, ये आप कहीं और जानिए। तो असल में नाम तो आया था पुलिस से ही, और ये शुरुआत हुई थी दिल्ली पुलिस से। क्या होता है ना कि 2 स्टेट की पुलिस की आपसी राइवलरी भी बहुत पुरानी है, क्रेडिट लेना, होड़, आगे निकलना। तो उसमें ये है कि एक को दिखा दिया भाई दिल्ली पुलिस की वाहवाही कि हमने देखो खुलासा कर दिया ये यहाँ का है, दूसरी पुलिस सोचती है हम पीछे रह गए। तो जल्दबाजी, आगे निकलने की होड़ और राइवलरी, इन चीज़ों से कई बार केस पे असर पड़ता है, और उससे भी बड़ी कम्युनिकेशन गैप, कि आपस में बात ही नहीं हो रही है। तो इसलिए वो विशाल जो कल तक छाया हुआ था कि एक शूटर वो है, वो असल में कहीं सीन में ही नहीं है, बल्कि सीन में जो 2 शूटर थे जो बाइक पे आपको तस्वीरें दिखाई, उनमें एक विकी था और एक था सागर। अब विकी और सागर ने सबसे पहले तो ये कि किया क्यों, मकसद क्या था, तो पुलिस ने मकसद भी बताया। और सबसे चौंकाने वाली बात ये भी थी कि ये दोनों हैं कहाँ के। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आ रहा है, लेकिन लॉरेंस के ज़्यादातर जो लड़के हैं वो या तो दिल्ली के हैं, पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, राजस्थान के हैं, कुछ महाराष्ट्र में भी हैं। अब ये दोनों जो पकड़े हैं ये दोनों बिहार से हैं। तो बिहार और लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन कुछ जच नहीं रहा था, लेकिन उसकी भी कहानी पता चली। तो पेश है पूरी कहानी कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये दोनों पकड़े कैसे गए। पकड़ने वाली कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो 14 अप्रैल को जब ये सब कुछ हो गया तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। दिन होते होते यह मामला क्राइम ब्रांच यूनिट 9 को दे दिया गया। अब मुंबई में जो क्राइम ब्रांच यूनिट 9 के जो हेड हैं, जो पूरा देखते हैं, जो लीड करते हैं, उनका नाम है दया नायक। दया नायक मशहूर कॉप, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। तो दया नायक इस क्राइम ब्रांच यूनिट 9 के बॉस। अब ये केस उनको दिया गया, टीम लग गई,
सबसे पहले अब ये कि टीम ये दोनों हैं कौन। तो गैलेक्सी के बाहर तो हेलमेट में थे, चेहरा पहचान नहीं पाओगे। थोड़ी देर के बाद पता चला कि माउंट मैरी नाम की एक जगह वहीं गैलेक्सी के थोड़ी आगे है, वहाँ पे एक बाइक पार्क है, उस बाइक का कोई मालिक नहीं। पुलिस ने देखा, फिर जो सीसीटीवी कैमरे में था बाइक मैच कर गया। वहाँ के कैमरे से देखा तो देखा कि वही दोनों उस बाइक से उतर रहे हैं। और अब बाइक से उतरने के बाद तो फिर हेलमेट भी उतारेंगे, तो हेलमेट उतारा, एक ऑटो पकड़ा। ऑटो पकड़ने के बाद वो पहुँचते हैं बांद्रा रेलवे स्टेशन। वहाँ के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे दोनों का कैद हो जाता है चेहरा। लेकिन चेहरे से उन दोनों तक कैसे पहुँचा जाएगा? तो एक इन्वेस्टिगेशन ये हो रहा है कि सुबह पुलिस एक टीम लगी हुई सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में, एक टीम लग गई अब मोबाइल को खंगालने में। अब सामने वाले का नंबर तो है नहीं, जब नाम ही पता तो नंबर नहीं, तो कैसे आप उसको ट्रेस करोगे? तो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 9 ने यह शुरुआत की कि सुबह 4:50 पर यह गोली चली थी, 5 राउंड। उन्होंने 4:50 से 4:55, क्योंकि उतनी देर में बाइक निकल गई थी, इन 5 मिनटों में गैलेक्सी के सामने कितने मोबाइल एक्टिव थे उसका डंप डेटा निकाला। ये बड़ा आसान होता है, आजकल टावर होता है, तो उस गैलेक्सी के इर्द गिर्द उस वक्त कितने मोबाइल एक्टिव थे। अब टाइम देखिए 4:50 है, तो अमूमन शहर सो रहा होता है, उस इलाके के लोग भी सो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डेटा नहीं था कि जिसको कलेक्ट करके उसको छांटने में बहुत टाइम लगेगा। सुबह वक्त लोग सो रहे हैं, तो कुछ ही फ़ोन उस वक्त ऑन जिस पे सारी चीज़ें हो रही। तो उस डम डेटा में से उस वक्त इस टाइमिंग के हिसाब से सीसीटीवी के अब उन्होंने डेटा निकाला। छाटते उन्हें 2 नंबर मिले, लेकिन अब ये 2 नंबर उन्हीं के हैं, ये कैसे करें? इधर दूसरी टीम अब सीसीटीवी कैमरे को देख रही है और वो देख रही है कि माउंट मैरी से 2 लोग सुबह सुबह बांद्रा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हैं और वहाँ से सांता क्रूज की ट्रेन पकड़ना है लोकल। तो अब ये जो 2 नंबर मिले डम डेटा से, उन्होंने उन नंबरों को अब देखा कि सांता क्रूज रेलवे स्टेशन के डेटा में क्या ये दोनों नंबर हैं उस वक्त एक्टिव। वो लगभग 5:10 या 9 हो रहे थे सुबह। तो इत्तेफाक से सांता क्रूज रेलवे स्टेशन पर भी ये दोनों नंबर एक्टिव मिले, जो लगभग 15-20 मिनट पहले गैलेक्सी के बाहर एक्टिव थे। तो अब सांता क्रूज पे भी एक्टिव, तो थोड़ी सी उम्मीद जगी कि शायद यही दोनों हैं। अब उसके बाद सीसीटीवी भी खंगाला जा रहा। तो अब उसके बाद अगला सीसीटीवी कैमरा जिसमें दोनों कैद होते हैं वो होता है कि ये दोनों अब सांता क्रूज में उतरे हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर है। तो बांद्रा में भी ये दोनों मोबाइल एक्टिव जो गैलेक्सी के बाहर है, सांता क्रूज में भी दोनों मोबाइल एक्टिव जो गैलेक्सी के बाहर मिला था। लेकिन ये सारी चीज़ें आप सोच, ऐसा नहीं कि उसी वक्त पता चल रहा है, ये कई घंटे बीत चुके हैं, गोली चल चुकी है, ये उसके बाद, क्योंकि आप तफ्तीश करते हैं तो टाइम लगता है। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं सुबह 9-10 बजे के बाद हो रही हैं, एक एक चीज़, वक्त तो लगता ही है टेक्निकल या फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस को गैदर करने में। तब ये हुआ कि 3 जगह वही मोबाइल नंबर 2 जो मिले थे गैलेक्सी के बाहर वो अलग अलग मिल रहे हैं और वो दोनों की मूवमेंट हो रही है। तो अब पुलिस को यकीन हो गया कि ये दोनों नंबर उन्हीं हमलावरों के हैं, क्योंकि ये एक इत्तेफाक नहीं हो सकता कि वही नंबर उसी वक्त जब गोली चली तब गैलेक्सी के बाहर वही नंबर, माउंट मैरी के बाहर वही नंबर, आपके बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर वही नंबर, सांता क्रूज के बाहर। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का ही कुछ कनेक्शन है। अब उन दोनों नंबरों को खंगाला गया तो पता चला कि ये दोनों नंबर किसके। अब उन दोनों नंबरों को ट्रेस करना शुरू किया, अब उसके ज़रिए लोकेशन। तो मुंबई में ये शूट आउट हुआ, 5 गोलियां चली गैलेक्सी के बाहर। और याद रखिएगा ये वो मुंबई है जब एक वक्त अंडरवर्ल्ड के लिए पूरी तरह से कुख्यात और बदनाम था। और उसी अंडरवर्ल्ड से याद आया दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड का CEO, अंडरवर्ल्ड डॉन, पिछले 35 साल से ज़्यादा वक्त से भागा हुआ है। तो दाऊद की पूरी कहानी, दाऊद इब्राहिम बनने की पूरी कहानी, मुंबई में अंडरवर्ल्ड कैसे उसने उस पर राज किया, ये सारी, फिर 93 ब्लास्ट से पहले कैसे वो देश छोड़कर भागा, तो ये पूरी कहानी कुकू FM के लर्निंग एप्लीकेशन पर है, लर्निंग प्लेटफॉर्म पर है। तो दाऊद इब्राहिम कुकू FM के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर ये कहानी आप सुन सकते हैं। कुकू FM एक बेहद तेज़ी से बढ़ता हुआ ऑडियो लर्निंग ऐप है और लाखों लोग इसको सुन रहे हैं और इससे कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने अब तक कुकू FM की ऑडियो बुक नहीं सुनी है
तो अब आपके लिए कोको एफएम ने 7 दिन का फ्री ट्रायल शुरू किया है। इन 7 दिनों के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म की कोई भी शो सुन सकते हैं, जिसमें 10,000 शो शामिल हैं, बल्कि 10,000 से ज़्यादा हैं, बिल्कुल मुफ्त। वो भी ऑफ़र बहुत तगड़ी है, तो अपने दोस्तों को और फैमिली मेम्बर्स को भी ये ज़रूर बताना। ये एक बहुत ही लिमिटेड टाइम ऑफ़र है। तो अब जो लोकेशन जो पुलिस कर रही है, ये करीब आप मान लीजिए 5-6 घंटा पुलिस पीछे है और वो 5-6 घंटा आगे हैं, तो वो आगे चलते जा रहे हैं। अब टीम लगी क्राइम ब्रांच यूनिट 9 की, दया नायक की। अब इसके बाद आगे पता चला कि ये लोग मुंबई से सांता क्रूज के बाद टैक्सी पकड़ी, फिर लोकल पकड़ी, ये दहीसर पहुँचे। अब हर जगह पे सीसीटीवी भी मिल रहा और वही नंबर मूव कर रहा है। दहीसर से फिर इनका मूवमेंट दिखा सूरत, फिर सूरत में भी दिखा, सूरत में सीसीटीवी में भी कैमरे में कैद हुए। सूरत दोनों जाते हैं और सूरत के बाद अब वहाँ से ये दोनों अहमदाबाद के लिए निकल पड़ते हैं। इधर लोकेशन पता चल रहा है अहमदाबाद में जब इनका लोकेशन मिला तो इधर अब क्राइम ब्रांच की 2 टीमों को फौरन कहा गया कि तैयार रहो, भागना पड़ेगा फ्लाइट से। लेकिन अहमदाबाद से जाने के बाद अचानक इन्होंने देखा कि अब उन दोनों के मोबाइल लोकेशन उनके लिए चौंकाने वाला था कि वहाँ से शायद वो राजस्थान निकले, एमपी निकले। लेकिन वो अहमदाबाद से भुज की तरफ जा रहे हैं। अब जब भुज की तरफ जाने लगे तब ये यकीन हो गया कि ये भुज की तरफ ही जा रहे हैं। 2 क्राइम ब्रांच की टीम उसी वक्त वहाँ से निकलती है और इधर जो क्राइम ब्रांच यूनिट 9 के बॉस या जिनकी अगुवाई में चल रहा था दया नायक, वो भुज के एसएसपी को फ़ोन करके बताते हैं कि ये 2 तस्वीरें हैं, आपने देखी है ये दोनों, और हमारा जो लोकेशन बता रहा है वो है कि ये भुज की तरफ गए हैं। अब पुलिस की टीम भुज को भरोसे में लेती है, भुज के एसएसपी अपने लोगों को भरोसे में लेते हैं। इस दौरान में अब इनका लोकेशन लगातार चल रहा है और ये बढ़ते जा रहे हैं। अब भुज के बाद फिर ये लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब एक वहाँ पे भुज से करीब कुछ किलोमीटर की दूरी पर, 40 किलोमीटर के करीब दूरी पर एक इलाका है नखत्राना। तो नखत्राना एक टाउन है, तो उसी टाउन की तरफ इनका लोकेशन दिखाई दे रहा नखत्राना। तो नखत्राना की तरफ भी पहुँचे तो पुलिस को लगा कि अब इनको पकड़ में लिया जा सकता है। लेकिन नखत्राना चौंका भी रहा था और भुज चौंका भी रहा था, इसलिए कि 2022 में जब सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ तो उसके 2 शूटर भागकर इसी भुज के इलाके में छुपे थे और जहां वो छुपे थे वहां से करीब 40 किलोमीटर का वो लोकेशन था जहां वो दोनों शूटरों को पकड़ा गया था। और ये जो दोनों शूटर थे, तो क्या लॉरेंस बिश्नोई का वहाँ कोई पनाहगार है जो इन लोगों को पनाह देता है, नहीं देता है, अब ये बात अलग थी। अब वहाँ पे जब भुज में पहुँचे तो भुज पुलिस तो पहले से एक्टिव थी। हमारे भुज में एक रिपोर्टर हैं बड़े होशियार, कौशिक कंटेचा, इनको भी भनक लगी। अब ये वहाँ के पुलिस के संपर्क में, तो पता चला कि नखत्राना टाउन है, तो इसी नखत्राना टाउन में एक मशहूर मंदिर है जिसका नाम है माता का मठ मंदिर, और ये बड़ा वहाँ पे इसकी बड़ी मान्यता है। कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक वहाँ गए थे। तो इसी माता का मठ मंदिर इसी इलाके में। तो भुज एसएसपी को जब पता चला तो उन्होंने अपनी टीम लगा दी। इधर क्राइम ब्रांच की 2 टीमें फ्लाइट से इधर पहुंच रही हैं। अब तब तक ये किया भुज पुलिस ने कि वहाँ के जितने टैक्सी ड्राइवर और बस वाले थे जो बाहर से आ रहे थे, उनको उन्होंने रोक रोक कर पूछना शुरू किया कि क्या आप 2 ऐसे लोगों को लेकर इस शहर में दाखिल हुए। तस्वीरें थी उन दोनों के पास, क्योंकि मुंबई पुलिस ने ऑलरेडी भेज रखी थी। इत्तेफाक से नखत्राना में एक बस वाले ने, एक बस ड्राइवर ने ये तस्वीर देखते ही और कंडक्टर ने भी पहचान लिया। उसने कहा, साहब ये तो शाम को मैंने यहीं उतारा इनको। तो उसने पूछा, कहाँ उतारा? तो उन्होंने बताया कि हमने इसको माता का मठ मंदिर के करीब उतारा था और ये अहमदाबाद के आगे से चले थे। अब ये यकीन हो गया कि शायद यही दोनों हैं। पुलिस की टीम फ़ौरन माता का मठ मंदिर पहुंची। वहाँ के जो संचालक थे उनसे पुलिस ने बात की, फ़ोटो दिखाया कि भाई ऐसे 2 लोग आए। ये मंदिर वैसा है जिसमें बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और रात को वहाँ रुक भी जाते हैं, भीड़ भी है, आपको पकड़ में भी नहीं आएंगे। तो उसने कहा कि हाँ, सीसीटीवी कैमरा भी लगा मंदिर में। तो उसने कहा, हाँ साहब ये दोनों तो आए। अब पुलिस सादी वर्दी में मंदिर के अंदर दाखिल होती है और वो देखती क्या है कि मंदिर के परिसर में दोनों सो रहे, चैन की नींद। उन्हें मतलब वहमो गुमान में भी नहीं था कि पुलिस यहाँ तक पहुँच जाएगी।
सो रहे थे, उसी सोते हालत में पुलिस ने उठाया और दोनों को पकड़ लिया। तब रात के 9 बजे थे, कल यानी कि सोमवार की रात को। पकड़ने के बाद इनको वहीं एक दयापुरा थाना है, वहाँ ले जाया गया। क्राइम ब्रांच यूनिट 9 मुंबई को इन्फॉर्मेशन दी गई। उसके बाद देर रात को पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है और फिर सुबह होते होते फ्लाइट से इनको मुंबई लाया जाता है। मुंबई लाने के बाद कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ से इनको 25 अप्रैल यानी अगले 9 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है। ये तो इनकी पूरी गिरफ्तारी की कहानी होगी। और ये एक गलती थी जिसकी वजह से दोनों पकड़े गए, और वो ये कि इन दोनों ने अपने मोबाइल को ऑफ नहीं किया। अगर इनका मोबाइल इनके पास ना होता या बंद होता तो ये लोकेशन करके पुलिस ट्रेस ही नहीं करती, ये पता भी नहीं चलता कि ये भुज तक पहुंच गए। लेकिन उनको गलतफहमी ये थी कि चूंकि उनको तो कोई जानता नहीं था, उनका नाम नहीं, उनकी पहचान नहीं, तो जिसका नाम पहचान कुछ है ही नहीं, उसका मोबाइल नंबर किसी के पास कहाँ से होगा। तो उन दोनों को ये गलतफहमी थी कि हमारा नंबर तो किसी को मालूम ही नहीं है, तो पुलिस हमारे नंबर कैसे ढूंढेगी, और ढूंढेगी नहीं तो हमें ट्रेस कैसे करेगी। लेकिन जो डंप डेटा था सुबह 4:50 से 4:55 पर गैलेक्सी के बाहर का, और फिर 3 अलग अलग 4 कैमरों में जो ये कैद हुए, वहाँ के लोकेशन ने मैच कर दिया कि यही दोनों हैं। तो ये एक अच्छा काम किया क्राइम ब्रांच ने मुंबई की। अब दोनों को पकड़ कर लाया गया। इसके बाद पूछताछ हुई। जब पूछताछ हुई तो फिर इन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई, और जो इन्होंने कहानी सुनाई वो कहानी अब कुछ यूँ है। ये दोनों 28 फरवरी को मुंबई पहुंचे थे, 28 फरवरी। मुंबई आने के बाद ये पनवेल इलाके में एक घर लेते हैं, और पनवेल इलाका वही है जहाँ पे सलमान खान का फार्म हाउस भी है। पनवेल इलाके में एक हरिग्राम गांव है जहाँ पर इन्होंने एक किराए का घर लिया। 10 मार्च को बाकायदा रेंट एग्रीमेंट कराया, और 11 महीने का के लिए ये रेंट एग्रीमेंट था। अब इसके बाद ये गैलेक्सी और उसके आसपास के इलाके की रेकी करते रहे। पूरी तैयारी कर ली, सब कुछ हो गया। इत्तेफाक से 25 मार्च को होली आने वाला था। चंपारण गांव पहुंच गए होली मनाने के लिए। होली मनाई, फिर 1 अप्रैल को वापस मुंबई आए। अब मुंबई आने के बाद उसी किराए के घर में पनवेल पहुंचे। 2 अप्रैल को इन्होंने 24,000 रुपये में एक पुरानी बाइक खरीदी। अब बाइक खरीदने के बाद भी ये 1-2 बार गैलेक्सी गए, इससे पहले ऑटो से भी गए। 2 अप्रैल को ये सब कुछ हो गया, सारी तैयारी हो गई। अब इनको इंतज़ार था हथियार का, जिससे गोली चलानी। अभी तक इनके पास वेपन नहीं है। और जो इनका हैंडलर था वो इनको फ़ोन पे गाइड कर रहा था कोड वर्ड में। उसी हैंडलर ने फिर इसको बताया 10 अप्रैल के बाद कि तुम्हें पनवेल में ही एक जगह है जहाँ एक शख्स मिलेगा, वो तुम्हें एक हथियार देगा। ये उस बताई हुई जगह पे पहुँचते हैं, एक बंदा मिलता है, वो उनको एक तमंचा देता है। ये दोनों उस शख्स को नहीं जानते। ये तमंचा लेते हैं, वापस आते हैं। रेकी हो चुकी थी, उसके आसपास किन कौन से भागने के रास्ते हैं, कहाँ से कैसे निकलना, निकल के कहाँ जाना, ये सब पहले से सारे रूट तय थे। ये सब करने के बाद फिर ये डिसाइड करते हैं कि 14 अप्रैल सुबह 5 बजे से पहले गोली चलाना है घर के बाहर, क्योंकि उस वक्त सन्नाटा होता और ये मॉर्निंग में भी रेकी कर चुके थे। मुंबई में लोग बहुत सारे जागे रहते हैं, सुबह सुबह घर पहुंचते हैं, तो कोई हैरान भी नहीं होता इस तरह से देखकर। तो उसके बाद 14 अप्रैल की सुबह ये फिक्स करते हैं और फिर गोली चलाते हैं, और जिस रूट से मैंने कहा उस रूट से भागते हैं। अब पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि जब ये भाग रहे थे, मुंबई से दहीसर निकले, दहीसर से सूरत गए, तो सूरत में एक ताप्ती नदी है, वहाँ उन्होंने वो तमंचा फेंक दिया ताकि हथियार लेकर कहाँ चलते रहेंगे। और फिर इसके बाद इनका इरादा यही था कि पुलिस को गुमराह करते हुए ये पहले इस तरफ इधर घूमेंगे भुज में, और फिर बिहार की तरफ जाएंगे। लेकिन उससे पहले यह गलती, यानी कि मोबाइल दोनों ऑन, लोकेशन पता चल चुका था, दोनों पकड़े गए। अब यहाँ पे एक सवाल कि ये दोनों जो हैं, विकी या फिर सागर, जो पकड़े गए हैं, जिन्होंने गैलेक्सी के बाहर गोली चलाई, ये बिहार के वेस्ट चंपारण जिला के एक ही गांव के हैं। तो लॉरेंस के कांटेक्ट में कैसे? तो इसमें जो एक नई थ्योरी आई वो ये है कि इसमें जो सागर है, ये है तो उसी एक गांव का, बिहार के, लेकिन ये 2 साल तक हरियाणा में एक जगह नौकरी की इसने, और इसी नौकरी के दौरान ये कुछ लॉरेंस के गुर्गों के संपर्क में आया, और संपर्क में आने के बाद फिर ये सारी प्लानिंग हुई। अब जो मुंबई पुलिस के सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि चूंकि 5 धमकी पहले हो चुकी थी, एक बार संपत नेहरा गन के चक्कर में लौट गया था गैलेक्सी से खाली हाथ, इस बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग कुछ ऐसे लोगों की तलाश में था
जिनकी कोई लिस्ट पुलिस के पास ना हो, यानी वो अननोन हो, क्योंकि लॉरेंस गैंग के गुर्गे और बाकी इन सब पे तो नज़र रहती है एजेंसियों की। तो उन्हें तलाश थी ऐसे लोगों की, एक तो जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से दूर हो, तो फिर यूपी और बिहार बचता है, तो बिहार। तो इसके लिए लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने एक थर्ड पार्टी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया, एक तीसरे बंदे को, और उससे कहा कि देखो ये काम है और ये करवाना, और बिल्कुल नए लोग चाहिए ताकि वो पुलिस के रडार पर ना हो। तो ये काम एक थर्ड पार्टी के जरिए कराया गया, और वो उस थर्ड पार्टी जिसको ये काम दिया गया उसका ताल्लुक, उसका कनेक्शन यूपी से है, और उस थर्ड पार्टी के बॉस ने ये काम इन दोनों को दिया, क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो सागर था वो हरियाणा में इनके टच में रह चुका था। तो ये काम दिया गया। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन दोनों को ये काम सौंपने के बाद इन्हें साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि तुम्हें सिर्फ गैलेक्सी के बाहर जाकर गोली चलानी है और निकल लेना है। गोली किसी को मारनी नहीं है, मतलब किसी की जान नहीं लेनी है, सिर्फ धमकाना है और डराना है, और उसके लिए तुम्हें 3, 4 या 5 राउंड गोली चलानी है, चलाओ, लेकिन दीवार पे चलाओ, बाहर से चलाओ, बट किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका मैसेज ये था कि डराओ और धमकाओ ताकि उन्हें एहसास हो कि हम तुम्हारे कितने करीब पहुंच सकते हैं। तो मुंबई पुलिस को अब तक की पूछताछ में इन दोनों ने यही बताया है कि हम वहाँ गए तो ज़रूर थे, लेकिन हमें सिर्फ डराने के लिए भेजा गया था, और वो इन्होंने काम कर दिया। अब पुलिस ने इन दोनों के साथ साथ अनमोल बिश्नोई को भी एफआईआर में दर्ज किया है इस साजिश में। जो गैलेक्सी के बाहर गोली चली, उसकी वजह ये है कि गोली चलने के कुछ घंटे बाद ही अनमोल बिश्नोई ने बाकायदा फेसबुक पर इस हमले की जिम्मेदारी ले ली। अब जब जिम्मेदारी ली तो इसका मतलब वो भी अक्यूज हो गया। तो अब 3 आरोपी हैं, लेकिन इसके पीछे का वो थर्ड पार्टी कौन है और क्या साजिश है, इस तरह की कुछ और साजिशें बुनी जा रही हैं। अब ये क्राइम ब्रांच का काम है ये सारी सच्चाई को बाहर निकालना। 25 अप्रैल तक का वक्त है उनके पास, क्योंकि पुलिस कस्टडी मिली हुई उनको 25 अप्रैल तक। तो 25 अप्रैल तक ये दोनों क्या क्या बताते हैं, क्या उगलते हैं, और इसके बाद और किन किन लोगों तक पुलिस पहुंचती है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये थी आज की कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज बेबी द्रोही, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे द्रोही। और ये हार्दिक कौशिक जी की बहन है। साथ ही जिप्सन जे वर्गीस, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जिप्सन। एंड ये भेजा है जीनू वर्गीस ने, उनके बेटे हैं जिप्सन। श्रेया सिंह की मम्मी का भी आज बर्थडे है, इन्होंने नाम तो लिखा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर की तरफ से श्रेया, आपकी मम्मी को हैप्पी बर्थडे। साथ ही अर्नव, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अर्नव। और ये भेजा जीवन ने है। शाहबाज, बल्कि सॉरी शहनाज असलम, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शहनाज। और ये भेजा है असलम कलोडिया ने, उनकी वाइफ है ये शहनाज। साथ ही कार्तिका बिश्नोई, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कार्तिका। और ये निर्मा और राजा राम जी की बिटिया है, भेजा सिद्धार्थ ने है। साथ ही यशु का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे यशु। और ये इलीन जी के हस्बैंड हैं, और रीता मेंडोजा ने भेजा है। मुझे याद है इन्होंने लास्ट में लिखा था, उम्मीद आप ठीक होंगी, आपका ऑपरेशन ठीक हो गया होगा, और आप पता नहीं अभी मुंबई में हैं या निकल गई, बट दुआ यह है कि आप हमेशा अच्छी रहे। रंजीत प्रजापति, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रंजीत। और ये भेजा अनिकेश रानी ने है। साथ ही आज पुष्पा शर्मा और अरविंद शर्मा जी की एनिवर्सरी है, तो पुष्पा जी और अरविंद जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, मुबारक। इसके अलावा रीमा रसाइली और रोहित बिस्वा, तो रीमा एंड रोहित, इन दोनों की भी आज मैरिज एनिवर्सरी, आप दोनों को बहुत